कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में आपका स्वागत है। यहाँ पर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है वह सीधा सीधी कनौज के लेकर के हुआ है, क्योंकि कनौज एक संपन्न राज्य था जहाँ पर कृषि संबंधी जितने भी जो क्षेत्र थे वह काफ़ी उपजाऊ थे, जिस कारण से यहाँ पर सारे लोगों को नज़र उसी में बना रहता था। कनौज जो है वो हर्षवर्धन के अंदर था, वह उसके शासनकाल जब हर्षवर्धन का जब पतन हो जाता है तब है से कनौज है से बिखर जाता है। उसके बाद जब हर्षवर्धन के बाद है से आयुध वंश के यहाँ पर स्थापना होता है। यहाँ पर दो भाई होते हैं, एक इंद्रायुध होता है, एक चक्रायुध होता है। दोनों आपस में बहुत झगड़ता है। झगड़ने के बाद है से जब जो इंद्रायुध है वह यहाँ पर देखिए गुर्जर प्रतिहार है, इसके सहयोग से यहाँ पर है से कनौज पर राजा बन जाता है, लेकिन यह एक कठपुतली मात्र होता है। तो अब देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष का जो शुरुआत होता है तो हम इसको स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि इस एरिया में जो गुजरात क्षेत्र है और यहाँ उत्तरी भारत, यहाँ पर है से गुर्जर प्रतिहार का शासन होता है, जिसका पहला जो राजा होता है वत्सराज होता है। और ये आपको महाराष्ट्र क्षेत्र में यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश होते हैं और इसका जो पहला राजा होता है वह ध्रुव होता है। और ये बंगाल के एरिया है, जो पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सारे क्षेत्र इसी एरिया में आते थे। यहाँ पर पाल वंश का शासन था, जो पहला यहाँ पर है धर्मपाल है। तब हम यहाँ देखते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमको ध्यान यहाँ देना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का जो शुरुआत होता है वह कनौज के लिए तो होता ही है, लेकिन इसका जो शुरुआत है वो आपको वत्सराज करता है। देखिए वत्सराज क्या होता है कि जब यह कनौज में अपना अधिकार कर लेता है, यहाँ पर ऐसे सत्ता परिवर्तन में या सत्ता को हस्तक्षेप करने में सफल हो जाता है, क्योंकि दो भाई लड़ते हैं तो इंद्रायुध को यहाँ से राजा बना देता है, ये सफल हो जाता है। लेकिन ये बात यहाँ पर धर्मपाल को भी महसूस होता है कि वहाँ पर वत्सराज है से अपना हस्तक्षेप कर दिया है। तो अब देखिए वत्सराज का हौसला बुलंद था। ये क्या करता है कि पाल वंश के राजा धर्मपाल पर आक्रमण करता है और यहाँ आक्रमण करने के बाद इसके बहुत सारा संपत्ति को लूट करके ये वापस आता है। तब इसका फायदा ध्रुव उठाता है। ध्रुव अचानक है से वत्सराज पर हमला करता है बीच रास्ते में, और इसकी जितनी भी लूटी हुई संपत्ति थी वो सारा है से छीन लेता है। छीनने के बाद ये अपने यहाँ चला जाता है। तो ये जो घटना होता है ये त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला घटना होता है, ये प्रथम चरण है। और इसमें मान सम्मान में काफ़ी वत्सराज का नुकसान होता है, बहुत हरास होता है, वो लज्जित महसूस करता है और कुछ समय के लिए वो कमज़ोर भी हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो आपको 6 चरणों में लड़ा गया है, 6 चरण में युद्ध हुआ है। तो ये प्रथम चरण हुआ कि प्रथम चरण में वत्सराज है से धर्मपाल पर हमला करता है और लूट कर जब संपत्ति आता है तो ध्रुव है से लूटी हुई संपत्ति को लूट लेता है। दूसरा में क्या होता है कि जब ये तो है से कुछ समय के लिए कमज़ोर होता है, तब इसका फायदा धर्मपाल उठाता है। धर्मपाल क्या करता है दूसरा राउंड में, ये आपको फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में तो इसके साथ संपत्ति को लूटा, फिर यहाँ से यहाँ पर आया और यहाँ पर ध्रुव ने इसको ऐसे राष्ट्रकूट ऐसे संपत्ति को लूट लिया। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि धर्मपाल जो है, धर्मपाल है से देखता है कि यहाँ पर इससे संरक्षण में है से यहाँ पर कनौज में शासन चल रहा है। वो शासन कौन कर रहा था, ये है से इंद्रायुध कर रहा था शासन, और इसका संरक्षण किससे प्राप्त था, ये वत्सराज से का था। लेकिन वत्सराज जो है फिलहाल कमज़ोर हो चुका है। तब क्या करता है धर्मपाल यहाँ से कनौज पर जाता है, आक्रमण करता है और इस इंद्रायुध को हटा देता है। हटा करके है से इसके भाई जो पहले से संघर्ष कर रहा था सत्ता के लिए, इसको है से यहाँ का राजा बना देता है, कनौज का राजा बना देता है। मतलब अब सेकेंड राउंड में क्या हुआ कि जो कनौज है वह धर्मपाल मतलब पाल वंश के अधीन हो जाता है, क्योंकि उस समय तो राजा बनाने की परंपरा थी, राजा बना दिया उसको, तो मतलब उसके अधीनता स्वीकार कर लिया। तो ये हो गया आपको दूसरा राउंड में। दूसरा राउंड में ऐसे आपको ऐसे यहाँ पर कनौज पर धर्मपाल का अधिकार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा संघर्ष में क्या होता है, ये पहला जो संघर्ष हुआ था उसका पुनरावृत्ति होता है। पहला संघर्ष का पुनरावृत्ति होता है क्योंकि कनौज पर तो चक्रायुध का शासन प्रतिहार शासक बाणभट्ट के लिए चुनौती था। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अब यहाँ पर वत्सराज नहीं है, यहाँ पर नागभट्ट आ गया। तो नागभट्ट जब आया तो देखा कि अपना राज विस्तार में करने लगा, तो फिर देखा कि कनौज हमारा पहले अधीन था और यहाँ का जो शासक था जो इंद्रायुध था, लेकिन ये धर्मपाल ने हटा करके इसको ऐसे चक्रायुध को यहाँ पर बना दिया था। तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रतिष्ठा की बात थी। तो अब यह क्या करता है, इस प्रतिष्ठा को दोबारा पाने के लिए नागभट्ट जो है वो धर्मपाल द्वारा संरक्षित जो बहुत सारा, क्योंकि तो कनौज पर जब अधिकार किया तो जैसे यहाँ पर आगे ही बढ़ चुका था, सिंध हो गया
आपको कलिंग हो गया, गंगा घाट हो गया, जो कनौज पूरे अधिकार कर लिया था धर्मपाल। तो इसको क्या करता है कि इस पर ऐसे थी बाणभट्ट ऐसे हमला करके ये सारे एरिया को अपने अंदर कर लेता है। जब ऐसा करता है तो फिर इसके बाद राष्ट्रकूट का जो होता है नरेश जो होता है, गोविंद तृतीय होता है, वो ऐसे अपना गेम करता है। ये क्या करता है कि धर्मपाल द्वारा जितना भी धर्मपाल से छीना हुआ संपत्ति था, जो ये ऐसे नागभट्ट छीन लिया था, इस सारे संपत्ति को ऐसे फिर दोबारा ये छीन लेता है। मतलब इसीलिए कहा गया था, उस समय तो संपत्ति छीनी गई थी, लेकिन इस बार जो है जो भाग जो धर्मपाल से छीना गया था वो सारा ऐसे यहाँ पर ऐसे गोविंद तृतीय है जो राष्ट्रकूट का है वो छीन लेता है। ये हो गया तीसरा चरण। चतुर्थ चरण का ऐसे कोई हिसाब नहीं है, वो विवादास्पद है, उसका बहुत सारा दिया हुआ है। उसमें बहुत सारे जो तीनों शक्ति थी वह क्या हुआ था तीसरा चरण में। तीसरा चरण में यहाँ पर नहीं, तीसरा हो गया। चौथा चरण में जो है वो आपको तीनों आपस में अपना सत्ता बचाने के लिए आपस में यहाँ से व्यस्त था, तो कुछ देर के लिए यहाँ से रेस्ट था कनौज। अब देखिए पांचवा चरण। पांचवा चरण में क्या होता है, किस चरण में मैदानी भाग लगभग खाली था, गुर्जर प्रतिहास जो था वह काफी है यहाँ पर यह कमजोर हो गया था चौथा चरण में। और इसके बाद है से यहाँ पर जो पाल नरेश जो था वो धर्मपाल और देवपाल दोनों ने, धर्मपाल तो बहुत दिन तक शासन किया है, ये है से इसका कमजोरी का फायदा उठा करके उत्तर भारत का बहुत सा भूखंडों को ऐसे क्या कर देता है, ये है से अपने अंडर कर लेता है ये पांचवा चरण में, और कनौज समेत है से पूरे क्षेत्र को कर लेता है। अब देखिए इसके बाद होता है क्या है कि पांचवा चरण का जो संघर्ष होता है उसमें बहुत सारा जो है कि ये क्षेत्रीय जो इसका लोग का भी सामंत था। तो पहले तो मान लेते हैं कि हर्षवर्धन का ये लोग ऐसा सामंत था, लेकिन अब इसका भी छोटे मोटे बहुत सा सामंत थे, ये लोग ऐसे स्वतंत्र होने लगा। जैसे यहाँ पर आप देखे हैं कि पांडे है, चोल है, चेर है, मतलब ये लोग भी छोटे छोटे राजाओं का ऐसे यहाँ पर उदय होने लगा। क्यों ये उदय हुआ, क्योंकि ये जो तीनों शक्ति जो थी वह केंद्रीय शक्ति बनाने में असफल रहा, इसीलिए छोटे छोटे शक्ति का यहाँ पर ऐसे उभरता हुआ दिखा। अब देखिए यहाँ पर है से अंतिम जो छठा चरण होता है, अंतिम छठा चरण में है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम चरण माना जाता है। और इस संघर्ष में जो गुर्जर प्रतिहास शासक है, क्योंकि यहाँ भी पाल भी कमजोर हो चुके थे, धर्म कमजोर हो चुके थे, ये ऐसे पूरी तरह से इसका फायदा उठा करके ये कनौज पर ऐसे अधिकार कर लेता है। और अंतिम राउंड में यही है कि कनौज ऐसे गुर्जरों के हाथ में चला जाता है, लेकिन इधर अरबों का आक्रमण या और बहुत सारे छोटे शक्तियाँ का उदय होने से ये बहुत दिनों तक नहीं चलता है, ये विखंडित हो जाता है।